YCT की बुक से यूथ कंपटीशन टाइम्स अध्याय बार सॉल्व पेपर की बुक से मैं संविधान का भाग 6 संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1952 में हुआ था। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी समय ये वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। लेकिन वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केवल पी के पास। पी कौन है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति देश की सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। नोट, उपरोक्त सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करना हो। इस संबंध में यह मूल विशेष अंतिम व्यवस्थापक है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश डैश को देता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। भारत का संविधान भारत महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं। भारत के राष्ट्रपति को डैश डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन यही हो जाएगा ए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही। अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि अगर संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का वही बल व प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश 6 माह तक ही प्रवर्तन में रहता है। यदि इसी बीच इसे संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित न करा लिया जाए, लेकिन यह अनुमोदन बाद में प्रारंभ होने वाले सदन की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक है।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोनों ही कथन गलत हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उसे महाभियोग अनुच्छेद 61 लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसे 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजता है। दूसरा सदन आरोप की जांच कर अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देता है तो महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। क्या निहित है? दोनों निहित। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, ये भी सही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में केवल 233 प्रतिनिधियों का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245, 233 प्लस 12 है। जिन 12 सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करता है वे कला क्षेत्र से हो सकते, साहित्य से हो सकते, विज्ञान से हो सकते, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और दोनों सही है। ए क्या है? संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, तो ये सही है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। राइट और दोनों सही है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ में निम्न तथ्य सही हैं। संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी ने किए हैं। लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया तथा 2014 से लागू है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज श्री पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 79। संविधान का अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के सुझाव। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? एक को देखते हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। ये भी सही है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं।
किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को डैश डैश कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मतदान करना कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष समान स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को मतदान करना कहा जाता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संक्षिप्त नाम कैग है। यह भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करता है। वह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का मुखिया होता है। वर्तमान समय में इस संस्थान के मुखिया राजीव महेशी हैं। वे भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला वक्तव्य देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, तो पहला वक्तव्य सही है। दूसरा वक्तव्य देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, तो दूसरा वक्तव्य भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, A and B। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, यही हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। राइट ऑप्शन होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा क्या है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों जहां पर द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। बजट के बारे में जो अभी पेश हुआ है, लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। ये भी सही है। पहला, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। सही है, तो मतलब दोनों वक्तव्य सही हैं।
अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिससे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे ही बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। लोकसभा में 2 चरणों में बजट पर चर्चा की जाती है तथा लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखी जाती है। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, उस पर हस्ताक्षर करता। ध्यातव्य है कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। डैश डैश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। इसमें वर्णित किया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसी प्रकार पद मुक्त किया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद मुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि की भी नियुक्ति। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लोकसभा के द्वारा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ध्यातव्य है कि उपरोक्त स्थिति के लिए संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है एवं घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। डैश डैश एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तारांकित प्रश्न। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता, ये सही है। संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, ये भी सही है। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 52 से 151 तक में संघ का वर्णन है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन है। इसके अनुसार भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित है। संसद में वाक स्वतंत्रता, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों, समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों में समय समय पर संशोधन। संसद की कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा कार्रवाई समाप्ति के 40 दिन बाद संसद के सदस्यों को किसी सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। संसद सदस्यों को अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति के अनुमति के बिना न्यायालय के समक्ष किसी साक्षी के रूप में उपस्थिति होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। केंद्र कानून बनाने का अधिकार निम्न है। अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना इत्यादि। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश डैश के सामने दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय देश में हुए किसी भी चुनाव से संबंधित किसी मामले के खिलाफ न्यायालयों में याचिका दाखिल की जा सकती है। संसद एवं विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 543 और 545 से। लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है तथा लोकसभा में कुल 545 सदस्य सांसद हैं, जिनमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से नामित होते। यह सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन से नामित वाला ये खत्म हो चुका है। संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी का मतलब है कि ये दोनों सही हैं। पहला क्या? सदन को संसद की बहस और कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। संविधान में संसद को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संसद अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्रवाई को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्रवाई, सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है। यह अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी सांसद द्वारा पद त्याग करने हेतु आवेदन करने पर पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष
त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा त्याग पत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। सांसद को अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने के विकल्प का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।